नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। उत्तर प्रदेश के लिहाज से यह खबर बड़ी है, इसके मायने बड़े हैं। जी हां, योगी कैबिनेट का होने जा रहा है विस्तार और कहा जा रहा है कि 2027 की टीम दरअसल तैयार हो रही है, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने हैं विधानसभा चुनाव और ये उसकी तैयारी के तौर पर बीजेपी का बड़ा कदम भी माना जा रहा है। थोड़ी देर में यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। अहम खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 6 नए मंत्री शपथ लेंगे। यूपी के 2 मंत्रियों का प्रमोशन भी होगा। खबर यह है, राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल का नाम इसमें सामने आ रहा है, जिनका होना है प्रमोशन। इसके अलावा तय मानिए कि मनोज पांडे और भूपेंद्र चौधरी को भी मंत्री बनाया जा रहा है। कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर भी मंत्री बनेंगे। इसके अलावा 2 और नाम हम आपको बता दें, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत, जिन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। थोड़ी देर में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में 6 नए मंत्री शपथ लेंगे। 2 मंत्री ऐसे हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है, जिनका प्रमोशन होगा। तो देखिए, धीरे धीरे करके अब नाम सामने आने लगे हैं, उनके चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के नए मंत्रियों की फहरिस्त हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। सबसे पहला और बड़ा नाम भूपेंद्र चौधरी का। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, जाट समुदाय से, ओबीसी से आते हैं। पश्चिमी यूपी में बड़ा जाट चेहरा है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रहे। 2016 में पहली बार भूपेंद्र चौधरी एमएलसी बने, 2022 में दूसरी बार एमएलसी बने, 1991 में बीजेपी के सदस्य बने। पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। अब जरा दूसरे नाम पर आ जाते हैं, और यह चेहरा इसलिए खास क्योंकि इनकी एंट्री समाजवादी पार्टी से बीजेपी में हुई। मनोज पांडे रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक हैं। समाजवादी पार्टी से इन्होंने बगावत की 2024 में और बीजेपी में शामिल हो गए। 3 बार समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए हैं मनोज पांडे। 2012 में अखिलेश यादव की जो सरकार थी उसमें मंत्री रहे, इसीलिए इनका चेहरा आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक के तौर पर भी इन्होंने काम किया है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में ये समाजवादी पार्टी में थे। लेकिन उसके बाद बीजेपी का इन्होंने दामन थामा और अब उन्हें इनाम भी मिलने वाला है। आज वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा कृष्णा पासवान सीएम योगी के नए मंत्रियों की फहरिस्त में तीसरा नाम। फतेहपुर की खागा सीट से विधायक हैं। 2002 में पहली बार कृष्णा पासवान विधायक बनी। 2002 में चौथी बार विधायक चुनी गई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही हैं। 2 बार जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं। 2 बार विधानमंडल दल की सचेतक के तौर पर भी इन्होंने काम किया है और इन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। अब देखिए, इस फहरिस्त में अगला नाम हंसराज विश्वकर्मा का आया। बीजेपी से विधान परिषद के सदस्य हैं। 1989 में बूथ स्तर से, बूथ लेवल से इन्होंने राजनीतिक सफर शुरू किया। वाराणसी में बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। कैलाश सिंह राजपूत का नाम अगला, उनकी तस्वीर के साथ अब हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। ये देखिए, कैलाश सिंह राजपूत कन्नौज की तिरवा सीट से ये विधायक हैं। 1996 में ये पहली बार विधायक बने और अब की अगर बात की जाए तो चौथी बार ये विधायक चुने गए। 2007 में बीजेपी से ये बीएसपी में गए। 2007 में बीएसपी से विधायक भी बने। 2017 में फिर से बीजेपी में शामिल हो गए, यानी पहले बीजेपी में थे, फिर बीएसपी में गए, फिर वापस बीजेपी में आ गए। 2017 में बीजेपी से इन्हें विधायक चुना गया और अब ये योगी मंत्रिमंडल का नया चेहरा होंगे। नए मंत्री के तौर पर आज इन्हें शपथ दिलाई जाएगी। अब एक और चेहरा, सुरेंद्र दिलेर, अलीगढ़ की खैर सीट से ये विधायक हैं। 2024 में उपचुनाव जीतकर विधायक बने। पिता राजवीर सिंह हाथरस से सांसद रहे। दादा किशन लाल 6 बार के एमएलए रहे, यानी पुरानी पॉलिटिकल फैमिली को ये बिलोंग करते हैं। दादा किशन लाल 4 बार के सांसद रहे और अब इन्हें मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। और देखिए, इस खास मौके पर हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त लखनऊ में ही मौजूद हैं। हमारे 3 रिपोर्टर्स इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं।
तीनों ये रहे TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आपके सामने। विपिन चौबे हमारे संवाददाता, अभिजीत ठाकुर हमारे सहयोगी और पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में दो बहुत खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिज्ञान प्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। जयशंकर गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले विपिन चौबे के पास चलेंगे। विपिन, जरा वहां पर क्या हलचल है दिखाइए, बताइए, और कौन कौन से वो मंत्री हैं। एक फहरिस्त तो हमने अपने दर्शकों के सामने रखी, इनके बारे में और क्या जानकारी लखनऊ से आप दे सकते हैं? बिल्कुल समीर, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो पहले का राजभवन और आज का जन भवन है उसके ठीक बाहर है, और जिस गेट पर मैं मौजूद हूं वहां पर पुलिस का भारी जमावड़ा है, और जिन चेहरों को आज मंत्री परिषद में शामिल होना है वो चेहरे पहुंच चुके हैं। विपिन चौबे हमारे संवाददाता लखनऊ से हमें सारी जानकारी दे रहे हैं। चलिए विपिन के पास हम दोबारा चलेंगे जैसे ही संपर्क होता है। विपिन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल समीर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं एक बार फिर से आपको बताता चलूं कि विपिन के ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जब तक हम अभिज्ञान जी का रुख कर लेते हैं। अभिज्ञान जी, किस तरह से आप देखते हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार को? ऑपोजिशन की तरफ से, खास करके समाजवादी पार्टी की तरफ से जो तंज कसा गया उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन 2027 की तैयारियों के मद्देनजर यह मंत्रिमंडल विस्तार कितना महत्वपूर्ण नजर आता है? नहीं, बिल्कुल 2027 की तैयारी। देखिए, मैं आपको अपनी थ्योरी बड़ी स्पष्टता बताता हूं, क्योंकि यूपी में मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की बात बहुत पहले से हो रही थी। पश्चिम बंगाल के चुनाव से आने वाला सबसे बड़ा सबक क्या है, बंगाल का आकलन हम नहीं कर रहे हैं, वो ये है कि ममता फेल्ड टू अंडरस्टैंड, ममता बनर्जी इसको पूरी तरह से नहीं समझ पाई कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी किस तरह की है, कानून व्यवस्था से नाराजगी किस तरह की है। ये सब बातों ने बहुत बड़ा बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दी। हाँ। बीजेपी ग्राउंड पर काम करने वाली पार्टी है। मैं अपनी बात जल्दी से 2 सेकंड में पूरी कर लूं। जी। उसको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि अगर कोई सरकार इतना लंबा समय उत्तर प्रदेश में रह चुकी है, एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी बिल्ड करेगी, और अगर उस नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी को आपको प्रीएम्प्ट करना है, आपको उसको अभी से रोकना है, अभी से नियंत्रित करना है, तो आपको अपने मंत्रिमंडल के चेहरों में फेरबदल रीजन वाइज, जैसा कि साफ नजर आ रहा है, आपको करना होगा। तो इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत जरूरी एक्सरसाइज है योगी आदित्यनाथ की सरकार की उत्तर प्रदेश में। जयशंकर गुप्ता जी, इस पर एक छोटा सा रिएक्शन आपका, क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया वो ये कहते हुए, तंज करते हुए नजर आए इस मंत्रिमंडल विस्तार पर कि 9 साल में कुछ नहीं कर पाए तो 9 महीने में क्या कर लेंगे ये मंत्री। तो जिस बात का जिक्र अभिज्ञान जी भी कर रहे थे कि चेहरे बदलकर कोशिश ये बताने की कि भाई सरकार ने देखिए इनका भी ख्याल रखा, वो क्या कामयाब होती हुई नजर आएगी इन 9 महीनों में? आप कैसे देखेंगे? नहीं, अभी चुनाव में समीर देर है उत्तर प्रदेश के, लेकिन ये है कि भाजपा के विधायकों में थोड़ी सी ये थी कि भाई जिसको चाहिए उसको मिल नहीं रहा। जैसे समाजवादी पार्टी से जो छोड़ करके आए थे लोग, पूजा पाल हैं या ये मनोज पांडे हैं, और भी कई विधायक थे जी। और दूसरी तरफ था कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज नहीं कह सकते हैं, तो खुश नहीं था। और दूसरी तरफ जो है अखिलेश यादव का जो पीडीए का फार्मूला चल रहा है उसकी काट के लिए इन्होंने ये चाल चली है, और उसमें इन्होंने ध्यान दिया है खास तौर से जो ओबीसी अदर देन यादव और दलित अदर देन जाटव, मतलब ये जो फार्मूला पहले कभी गोविंदाचार्य जी ने दिया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उसी फार्मूले को एक तरह से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी जो हैं वो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, अगर यही नाम हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से यही नाम होंगे जी। तो वो जाट चेहरा है, जाटों में भी बहुत खलबली एक रही है, मतलब जितना उनको चाहिए था, जो उनको लगा कि जयंत चौधरी भी आ गए साथ में और सारा कुछ है तो हमको भी मिलना चाहिए प्रतिनिधित्व, तो उनको भी उतना नहीं मिल पा रहा था। हो सकता है कि शायद उसकी भरपाई करने के लिए किया है। और एंटी इनकम्बेंसी देखिए 2-4 चेहरों से नहीं दूर होने वाली है, जो एंटी इनकम्बेंसी है तो रहेगी वो,
और जिस तरह से देखिए, जिस तरह से बुलडोजरी न्याय चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अब तो उसके शिकार अपने लोग होने लगे हैं। मेरठ में तो जो भारतीय जनता पार्टी के खांटी समर्थक थे, उनकी दुकानों पे, उनके मकानों पे बुलडोजर चला, वो लोग रक्त के आंसू रो रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो हैं। अब उससे किसी पंडित जी को, किसी बनिया जी को, या किसी लोधा राजपूत को बना दीजिएगा, या किसी पासवान को बना दीजिएगा, तो मेरे ख्याल से देखिए, इतनी आलोचनाओं के बाद भी अगर ये कहा जाए कि योगी सरकार बैकफुट पर है, तो ऐसा तो है नहीं, बल्कि अलग अलग राज्यों में अब योगी मॉडल फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है और इससे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। जहां तक बुलडोजर मॉडल का आपने जिक्र किया, मैं अपने सहयोगी अभिजीत के पास भी अपने दर्शकों को ले जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि जाति और क्षेत्र का जिक्र हुआ, तो जाति और क्षेत्रीय समीकरण क्या कहते हैं उसके बारे में भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी से आते हैं, जाट हैं। मनोज पांडे अवध से आते हैं, ब्राह्मण हैं। कृष्णा पासवान बुंदेलखंड से आती हैं, पासी हैं। हंसराज विश्वकर्मा पूर्वांचल विश्वकर्मा। कैलाश राजपूत सेंट्रल यूपी से आते हैं, लोधी हैं। सुरेंद्र दिलेर पश्चिमी यूपी से इनका ताल्लुक है और वाल्मीकि समुदाय से आते हैं। अभिजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से मौजूद हैं। अभिजीत, ये जो कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, कहा जा रहा है कि भाई मिशन 2027 के मद्देनजर ये मंत्रिमंडल विस्तार बहुत अहम है। किस तरह से तमाम जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश इसमें की गई है, जरा बताएं। निश्चित तौर पर समीर, इसमें अगर हम देखें तो क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश और उसके अलावा जातीय समीकरण को भी भेदने के साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें पूरा बैलेंस एक बनाने की कोशिश की गई है। बेशक 6 मंत्री नए आज शपथ लेंगे, 2 के प्रमोशन की बात हो रही है, लेकिन इसमें जो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है वो सबसे पहले 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और उसके अलावा 2 दलित, ये चेहरे इसमें शामिल किए गए। और अगर क्षेत्रवार भी अगर हम बात करें तो कन्नौज, जो कि अखिलेश यादव का गढ़ है, वहां से एक लोधी समाज से जो नेता आते हैं राजपूत, उनको यहाँ पर मंत्री बनाया जा रहा है, जो कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे। तो इसमें कई बातों का ध्यान रखा गया है और तमाम जो नेता हैं उनके प्रोफाइल की भी अगर बात करें तो बागियों को भी इसमें एकोमोडेट करने की बात हुई। मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। तो इस तरीके की से एक बैलेंस जो है इसमें क्रिएट करने की कोशिश न केवल क्षेत्रीय और जातीय के साथ साथ इसमें बागियों को भी एकोमोडेट किया गया है। और अगर हम बात करें तो सबसे यंगेस्ट जो इसमें मंत्री शामिल हो रहे हैं वो 31 साल के हैं, जो सुरेंद्र दिलेर हैं। तो इसमें उम्र वर्ग का भी ख्याल रखता है और वो एससी समुदाय से आते हैं। तो इस तरीके से इसमें ख्याल, और पुराने कैडर जो उनका पूरा परिवार रहा है वो जनसंघ के समय से जुड़ा रहा। उनके दादाजी भी सांसद और विधायक रहे, उनके पिता रहे, और उसके बाद वो 3rd जनरेशन पॉलिटिशियन है। तो हर तरीके का बैलेंस पूरा पश्चिम सेंट्रल के अलावा अगर जातीय समीकरण की बात करें तो क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ जातीय समीकरण को साधने की कोशिश और सीधे सीधे पीडीए के कार्ड के तौर पर इसको तैयार करने की एक सिग्नलिंग है 2027 के चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव के अब केवल 8 या 9 महीने बचे हैं। तो एक मंत्री जो नया बनेगा उसके पास करने के लिए, विकास कार्य के लिए कितना समय होगा, और उसके बाद जब चुनाव में जाती है पार्टी तो ज़्यादातर समय जो है वो चुनाव पर केंद्रित चीज़ों या गतिविधियों में बीतने वाली है। लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार से एक बड़ा संदेश देने का प्रयास जो है वो निश्चित तौर पर इसमें दिखाई दे रहा है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और टोटल 8 मंत्री आज शपथ लेंगे, क्योंकि 6 तो नए मंत्री हैं और 2 ऐसे मंत्री हैं जिनका प्रमोशन हो रहा है। अब प्रमोशन होने वाले 2 मंत्री कौन कौन से हैं उनके बारे में भी जल्दी से आपको बता देते हैं। पहला नाम डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का, जिनका प्रमोशन किया जा रहा है। मौजूदा सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री हैं ये। मेरठ दक्षिण सीट से विधायक हैं। 2017 में पहली बार विधायक बने। 2022 में भी मेरठ दक्षिण से ये जीत कर आए। छात्र संघ की राजनीति में ये काफी सक्रिय रहे और कॉलेज में एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। इनको प्रमोट किया जा रहा है। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का प्रमोशन हो रहा है। अब दूसरा नाम जल्दी से आपके सामने लाते हैं और दूसरा नाम है, ये देखिए, अजीत सिंह पाल का। इन्हें भी प्रमोट किया जा रहा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं ये। कानपुर की सिकंदरा सीट से विधायक हैं। योगी की पहली सरकार में भी ये मंत्री रहे। पिता मथुरा प्रसाद पाल क्षेत्र के बड़े नेता थे। पिता बीएसपी सरकार में भी दर्जा प्राप्त मंत्री थे। पिता के निधन पर सिकंदरा से इन्होंने चुनाव लड़ा। संगठन में ओबीसी के चेहरे के तौर पर इनकी पहचान भी है। राजनीति में आने से पहले ये इंजीनियर थे। विपिन चौबे हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे संपर्क हो चुका है। विपिन, बता रहे थे वहां पर आप हलचल के बारे में, कितनी देर में
ये योगी कैबिनेट का विस्तार और शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। क्या जानकारी है लखनऊ से? समीर, ठीक घड़ी में 3:13 हो रहे हैं और 17 मिनट बाद शपथ ग्रहण समारोह का औपचारिक शुरुआत कर दिया जाएगा। मेरी मौजूदगी इस वक्त जन भवन के ठीक बाहर है और देखिए पब्लिक का जमावड़ा, सपोर्टर्स का जमावड़ा, मीडिया का जमावड़ा और पुलिस का जमावड़ा कितना बड़ा है। इसी गेट के जरिए वो तमाम 6 चेहरे जिनको आज शपथ लेना है वो अंदर पहुंच चुके हैं। इन 2 चेहरों का प्रमोशन हो रहा है, वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की भरसक पूरी कोशिश की गई है। 1 ब्राह्मण, 4 इसमें पिछड़े वर्ग के हैं, 2 दलित बिरादरी से हैं, एक गुर्जर है। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं जो 6 चेहरे हैं उसमें 3 ओबीसी, 2 दलित और 1 ब्राह्मण। जो प्रमोशन हो रहा है उसमें 1 गुर्जर और 1 पिछड़ा। तो इस तरह से पाल बिरादरी को, गुर्जर बिरादरी को, विश्वकर्मा बिरादरी को, जाट बिरादरी को, ब्राह्मण बिरादरी को, हर किसी को खुश करने की कोशिश की गई है और उसकी जाति का रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है। सबको इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो देखिए मुरादाबाद से भूपेंद्र चौधरी आते हैं, उनको अकोमोडेट किया गया है। रायबरेली से मनोज पांडे आते हैं, उनको अकोमोडेट किया गया है। कृष्णा पासवान फतेहपुर से आते हैं, उनको अकोमोडेट किया गया है। सुरेंद्र दिलेर आते हैं अलीगढ़ से, उनको अकोमोडेट किया गया है। इसके अलावा सोमेंद्र तोमर मेरठ से आते हैं, उनको अकोमोडेट किया गया है। इसी तरह से क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण दोनों को साधने की पूरी कोशिश की गई है और इसके जरिए, क्योंकि यही वो सरकार की फाइनल बिल्कुल विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे एक और सहयोगी पंकज चतुर्वेदी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, जल्दी से बताइए क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए 2026 में, 2027 से ऐन पहले? देखिए, सरकार में आज योगी सरकार में एक दूसरा कैबिनेट विस्तार हो रहा है। खास तौर पे जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की है। बनारस को साधने की कोशिश की है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने 2022 में बेहतर प्रदर्शन किया था। वहां बनारस में करीब 4 मंत्री इस बार हो जाएंगे योगी सरकार में। इससे पहले लखनऊ में जब योगी सरकार का कार्यकाल पहला कार्यकाल था तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सबसे ज्यादा मंत्री थे। लेकिन पूर्वांचल में फोकस है और खास तौर पे कानपुर और मैनपुरी, कन्नौज बेल्ट में भी खास ध्यान रखा गया है। इसके अलावा अलीगढ़ क्षेत्र में जो दलित वोटरों का खास करके गढ़ है, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, उन क्षेत्रों का भी ध्यान रखा गया है। बीते दिनों जो कुंभ मेले, प्रयाग मेले में शंकराचार्य को लेकर के जो विवाद हुआ था उसको साधने की कोशिश की गई। मनोज पांडे को मंत्री बनाया जा रहा है। हालांकि मनोज पांडे 2024 में जब भाजपा ज्वाइन किए थे तब अमित शाह उनकी रायबरेली में ज्वाइनिंग कराए थे, उनके घर भी गए थे। तभी से माना जा रहा था मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश सरकार में बड़ा दायित्व मिलेगा। आज वो मंत्री बन रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। इसके साथ साथ महिला का भी खास ख्याल रखा गया। फतेहपुर जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, खागा, वहां से कृष्णा पासवान को सूची में नाम है, वो भी मंत्री पद की भी थोड़ी देर के बाद शपथ लेंगी। इसके साथ साथ चूंकि समाजवादी पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष है पाल बिरादरी से आते हैं, उसको साधने के लिए बीजेपी ने जो पाल मंत्री अजीत पाल हैं उनको प्रमोशन देने की तैयारी की है। यानी आज वो दोबारा शपथ लेंगे, उनको स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। जबकि सोमेन तोमर जो राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में है उनको भी प्रमोशन दिया जाएगा। यानी सारी बिरादरियों का संयोजन करने की बीजेपी ने बड़ी कोशिश की है और क्षेत्रीय जातीय संतुलन भी बनाने की कोशिश की। कुल मिलाकर के 27 का चुनाव कैसे जीतना है काफी दिन से चर्चा हो रही थी। संघ, बीजेपी और सरकार की समन्वय बैठक हुई। उसके बाद जब विनोद तावड़े बीते दिनों आए तो एक नेताओं से मुलाकात की। जो राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनसे मिले थे। दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ कई सारे मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी बुलाए गए थे। सबसे राय ली गई और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश योगी सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। फिलहाल 8 मंत्री, 6 नए मंत्री और 2 मंत्रियों का प्रमोशन किया जा रहा है। ठीक है, तो जात बिरादरी का सारा संतुलन साधने की कोशिश की गई है। तमाम क्षेत्रीय समीकरण जो है वो साधने की कोशिश की गई है और ताजा तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। पंकज, होल्ड कीजिएगा थोड़ी देर, तस्वीरें हमारे सामने हैं और किस तरह से इस वक्त तमाम तैयारियां चल रही हैं। ये देखिए, भूपेंद्र चौधरी भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष को भी हमने देखा जिन्होंने थोड़ी देर पहले TV9 भारतवर्ष से बात भी की है इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। कृष्णा पासवान ने TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे के साथ बातचीत में क्या कहा है, जरा हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि कृष्णा पासवान भी मंत्री पद की आज शपथ लेने वाली हैं। सुनिए क्या कह रही हैं। योगी सरकार 2.0 में दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। जिन 6 लोगों को आज शपथ लेनी है उसमें से कृष्णा पासवान जी भी एक हैं
4 बार से विधायक हैं, 2 बार के जिला पंचायत सदस्य, पार्टी का दलित चेहरा और बेहद मेहनतकश, और नीचे से लेकर आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। कृष्णा जी, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपको दी जा रही है। इससे पहले तमाम पदों पर आप रह चुकी हैं। कितना उत्साहित हैं जिम्मेदारी को लेकर और क्या कहना चाहेंगी? मैं आपको, आपके चैनल को, सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनके चरणों में मस्तक रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और जनपद फतेहपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूँ और खागा विधानसभा के बूथ प्रमुख, सेक्टर प्रमुख, मंडल अध्यक्ष और सम्मानित पूजनीय सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पार्टी का दलित महिला चेहरा हैं आप, ईमानदार हैं। ये लगता है कि ऑनेस्टी और मेहनत का फल अगर ईमानदारी से किया जाए तो एक ना एक दिन जरूर मिलता है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने आपका चयन किया और अब आप राज्य सरकार में मंत्री बनने जा रही हैं। जी जी, मैं बधाई देती हूँ माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो जाहिर है उम्मीदों से भरे वो तमाम नेता नजर आ रहे हैं जिन्हें आज मंत्री पद की शपथ लेनी है। स्टूडियो में हमारे साथ अभिज्ञान जी भी मौजूद हैं। अभिज्ञान जी, किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि अब देखिए आसाम में अभी अभी हाल में ही भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाई, वहां पर शपथ ग्रहण होने वाला है। हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। यहां पर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सीएम बनेंगे। इसके लिए बीजेपी भरपूर कोशिशें करती हुई नजर आती है। एक बात बीजेपी का नेतृत्व कह रहा है कि देखिए जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां हमारी सरकार रिपीट होती है, प्रो इनकम्बेंसी नजर आती है, लेकिन विपक्षी पार्टियों की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है। यूपी के मद्देनजर यह बयान कितना महत्वपूर्ण है और क्या वाकई आपको लगता है कि यह एक बड़ा चेंज इन दिनों नजर आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, क्योंकि यही पॉइंट मैंने आपसे पहले भी कहा था और इस बात को वो रियलाइज कर रहे हैं कि अगर कोई कोर्स करेक्शन हमें करना है, अगर रास्ता हम कहीं भटक गए हैं और वापस अपने रास्ते पर आना है तो यही समय है। समय ज़्यादा बचा नहीं है, इसके आगे तो कोई विस्तार होने वाला नहीं है जहाँ तक मेरी समझ है। तो ये कोर्स करेक्शन, चूंकि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को नेगेट करने में, अंग्रेजी में कहते हैं, या नकार देने में कामयाब होती है, तो समय रहते इसको आप कर लीजिए। दूसरा एक बड़ा पॉइंट जो आपके जर्नलिस्ट को सुनकर, रिपोर्टर्स को सुनकर मुझे और स्पष्ट हुआ कि जो पारंपरिक राजनीतिक आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगा वो लगा था ठाकुरवाद का। ठीक है, आप सबको मालूम है। अब आप देखिए कि जो संतुलन, ये कोई बहुत बड़ा विस्तार तो है नहीं, लेकिन इससे भी जो संतुलन बनाया जा रहा है उससे बहुत स्पष्टतः संदेश दिया जा रहा है कि हम कैसे सबको साथ लेकर चल रहे हैं। किसी भी विशेष स्थिति का आरोप हमारे लीडरशिप पर या हम पर नहीं लगाया जाए। तो ये दोनों का बैलेंस करने की बीजेपी कोशिश करी और ये पॉइंट वैलिड है, क्योंकि बीजेपी के प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड से ये साबित होता है कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को कम करने में अपने खिलाफ या उसको मार देने में अपने खिलाफ कामयाब हो रही है। और उस चलन को अपने हक में जो बीजेपी के है वो बिल्कुल नहीं खोना देना चाहेगी, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां पर उसको नजर आ रहा है कि अगर हम एक और बार सरकार बना लेंगे तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बीजेपी किस स्थिति में रहेगी। तो वो अपने ही विनिंग फॉर्मूला को दोहराना चाहती है। बिल्कुल सही बात है। जयशंकर जी, इसे आप कैसे देखेंगे? और बीजेपी तो प्रूव कर रही है ना, अलग अलग राज्यों में उसके पास ढेरों एग्जाम्पल हैं जिसके बिना पर वो ये बातें कह रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार जहां है वहां रिपीट होती है अपने काम के बूते। और जो हम कह रहे हैं यहां पर कि तमाम जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है, इस तरह का सिंबोलिज्म काम भी तो करता है ना राजनीति में, यह भी तो एक हकीकत है। फिर यह सवाल उठाना कि भाई क्या बदल जाएगा, इसका क्या कहें? नहीं, जब आपके पास ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग सारे लोग हैं तो फिर तो बाकी कुछ बचता ही नहीं है ना। कोर्स करेक्शन तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर के जरिए ही कर लिया गया है, असम में किया गया डिलिमिटेशन के जरिए, बंगाल में किया गया एसआईआर के जरिए। ये सारे कोर्स करेक्शन तो पहले से कर चुके हैं लोग।
अब ये जातीय समीकरण मेरे ख्याल से इन छोटे छोटे नामों से बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं है, मुझे लगता है। हाँ, जरूर है कि ठीक है, मुख्यमंत्री पर ये रहा है कि ब्राह्मणों की नाराजगी उभर के आती रही है, या अन्य पिछड़ी जातियां जो हैं वो भाजपा के साथ जिस तरह से लामबंद होती गई हैं हाल के चुनाव में, तो उनको साधने की कोशिश है ये। और कुछ जातियां जैसे अब राजपूत हैं, मुख्यमंत्री खुद ही राजपूत हैं, अब उनके साथ तो फिर राजपूत तो आज टेकन फॉर ग्रांटेड हो गए हैं ना उनके लिए। कभी जैसे ब्राह्मण भी होते थे, उसी तरह से जैसे कुछ वैश्य समाज है या वैश्य समाज के अलावा फिर ये कायस्थ है, तो ये जातियां तो मानी जाती हैं कि भाजपा की जरखरीद हैं, उनके साथ तो रहना ही रहना है। इसलिए उनको आप दीजिए या मत दीजिए, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समीर, महत्वपूर्ण ये होगा देखना कि अभी इसके बाद जब विभागों का बंटवारा होता है और कुछ मंत्रियों के हटाए जाने की बात भी चल रही थी कि इसमें से कुछ ड्राफ्ट भी हो सकते हैं, तो अब वो क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। और देखिए, जैसे अभी एक तोमर जी हैं मंत्री, उनको प्रमोशन देने की बात की जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो बिजली के जो स्मार्ट मीटर्स हैं उनको लेकर के है। लोग जला रहे हैं, फेंक रहे हैं, और सरकार को भी कहना पड़ेगा, सरकार को भी कहना पड़ा कि अब उसको वापस ले रहे हैं हम, जिससे वो पोस्टपेड वाला ही रहेगा। तो क्या उसके लिए इनको इनाम मिल रहा है क्या? क्योंकि यही तो बिजली राज्य मंत्री थे, या एक हमारे अरविंद शर्मा जी हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के, मऊ डिस्ट्रिक्ट के थे, वो बिजली विभाग के मंत्री थे, तब उनका क्या होगा? क्योंकि इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के लोगों में नाराजगी तो बहुत थी। ठीक है, तो तमाम अहम मुद्दे हैं, लेकिन किस तरह से उन पर सुनवाई हो रही है और किस तरह से एक्ट करती सरकार नजर आ रही है, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, ये बताइए, अखिलेश यादव आजकल तंजिया अंदाज में बहुत कुछ कहते हैं, कोशिश उनकी ये रहती है कि कम शब्दों का इस्तेमाल किया जाए और ज्यादा बातें कह दी जाएं। वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की शक्तियों का कटाव हो रहा है। क्या कहने की कोशिश है, कैसे निशाना साध रहे हैं, जरा बताएं। देखिए, आप इस बात से बखूबी वाकिफ है कि यूपी में स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट चलता है और ये कहा जाता है कि दो धड़े काम कर रहे हैं। और अगर थोड़ा सा डीपली जाकर इस मंत्रिमंडल विस्तार को आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सेंटर का डोमिनेंस ज्यादा है। कैसे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, बनारस से शुरू करिए। हंसराज विश्वकर्मा संगठन में पिछले 11 सालों से बनारस के जिला अध्यक्ष हैं। उनके काम और परफॉर्मेंस को देखकर उनको एमएलसी बनाया गया और पहली बार एकोमोडेट किया जा रहा है। माना यह जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा व्यक्ति हैं। दूसरा नाम आइए, मनोज पांडे। मनोज पांडे को पार्टी में किसने शामिल कराया? अमित शाह। उनके घर गए, रायबरेली में शामिल कराया, राज्यसभा में उन्होंने वोटिंग की, समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने डिच किया, ऐसा आरोप लगता रहा है। ये दो चेहरे हो गए। तीसरा, भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी संगठन के व्यक्ति थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देकर वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे। अब जब उनका टेन्योर पूरा हो गया है, वो भी अमित शाह के खेमे के माने जाते हैं। अब जब उनका टेन्योर पूरा हो गया, नया प्रदेश अध्यक्ष बन गया, तो दोबारा से उनको सरकार में लाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ, पूजा पाल, जो कि अतीक अहमद वाले मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ उनकी विधायक होते हुए मुखर रही थी और कई मौकों पर अखिलेश यादव को उनकी वजह से एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा था। ये कमिटमेंट उनको था कि आपको एकोमोडेट करेंगे, लेकिन उनको एकोमोडेट नहीं किया गया। किसको एकोमोडेट किया गया? जो पहले से मंत्री थे। मतलब पाल और गडेरिया बिरादरी से एक आदमी को लाना था, तो अजीत पाल को प्रमोट किया गया, पूजा पाल को एकोमोडेट नहीं किया गया। इसी तरह गुर्जर में बात करिए, अशोक कटारिया को योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि मंत्री बनाया जाए, लेकिन उनको बाईपास किया गया। पिछली बार वो मंत्री थे और इस बार सोमेंद्र तोमर, जो कि मेरठ से आते हैं, उनको प्रमोशन दिया गया है। तो ये वो तमाम चेहरे। सुरेंद्र दिलेर का नाम देखिए, उनकी तीसरी पीढ़ी पॉलिटिक्स में। उनके बाबा विधायक और सांसद हुआ करते थे, उनके पिता सांसद थे। पिता के रहते वो टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला, पिता का निधन हो गया। निधन से जो लोकसभा सीट खाली हुई, उसमें खैर विधानसभा के जो विधायक थे उनको चुनाव लड़ाया गया, वो सांसद चुनकर आए, विधानसभा खाली हुई, फिर इनको टिकट दिया गया और ये दलित चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे इन 8 चेहरों में, तो लगभग 7 ऐसे चेहरे हैं वो सेंटर की पसंद है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, जो अखिलेश यादव के आरोप लगते हैं कि डबल इंजन टकरा रहे हैं आपस में, और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर ये बातें कही जाती हैं। हालांकि आज मैंने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से ये सवाल पूछा है कि आखिरी 9 साल में अखिलेश यादव जब कुछ नहीं कही, अखिलेश यादव को यह आरोप है कि सरकार जब 9 सालों में कुछ नहीं कर पाई तो 9 महीने में इन 6 मंत्रियों को भरोसा क्या करेगी? तो सरकार का यही कहना था, हम डबल इंजन की सरकार है, संगठन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रहा है। क्षेत्रीय और जाति समीकरण कहा कि अखिलेश यादव बहुत कम शब्दों में बड़ी बात करने की कोशिश करते हैं। अरे विपिन, थोड़ी सी सांस लीजिए। मैंने कहा अखिलेश यादव बहुत कम शब्दों में बड़ी बात करने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत कम समय में बहुत बड़ी बड़ी बातें एक साथ बता दी हमारे दर्शकों को। क्या बात है? बीजेपी के विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा भी कुछ देर बाद मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने उनसे खास बात की है। जल्दी से आपको यह बातचीत भी दिखाते हैं।
विश्वकर्मा जी, आपके बारे में कहा जाता है कि बूथ लेवल से आपने शुरुआत करी, आज मंत्रिमंडल में आप शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के करीबी होने का आपको इनाम भी मिला है और जो मेहनत आपकी थी, क्या कहेंगे? और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय ऐसी पार्टी है कि एनडीए को मिलाकर सरकार चला रही है और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का यहाँ सम्मान होता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके सम्मान के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है और उसी प्रकार से आज जो है भारत में सबसे बड़ा राज्यों में, सबसे अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। आदरणीय वाराणसी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय आदित्य योगी नाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सरकार और संगठन तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्र की सेवा करने का अवसर कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। यहाँ भी सम्मान और काम करने का अवसर, राष्ट्र का सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आज देने जा रही है। सर, एक सवाल और, पीएम मोदी ने आज कहा है कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए। कांग्रेस पार्टी है, आप सब जानते हैं कि दूसरे कंधे पर सवारी लेकर के काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व पूरे देश से धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। योगी सरकार के कैबिनेट का आज विस्तार होना है और जो नए मंत्री, नए चेहरे शपथ लेने वाले हैं उसमें कैलाश सिंह राजपूत भी शामिल हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कन्नौज क्षेत्र से आते हैं और लोधी राजपूत समाज से आते हैं और इनको भी इस नए मंत्रिमंडल का हिस्सा यानी विस्तृत मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके से ये समीकरण बैठे, कहा जा रहा है कि आप कन्नौज से आते हैं, अखिलेश यादव के गढ़ से आते हैं और वहाँ से जीतते हुए आ रहे हैं, इसका इनाम आपको मिला है? हाँ, निश्चित पार्टी का कोई न कोई सोच अच्छा रहा होगा जिस वजह से चयन किया गया। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को, संगठन मंत्री धर्मपाल जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपको कब जानकारी मिली कि आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है, क्योंकि चर्चाओं में कई नाम चल रहे थे जब फाइनल? कल सुबह लगभग 7 बजे उनके ओएसडी का फ़ोन आया था, बघेल जी का, कि 6:45 पर आपको मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। तो हम टाइम पा गए, तो माननीय मुख्यमंत्री से भेंट हो गई। वहाँ जानकारी हुई कि 3 बजे राजभवन पहुँचना है, तो 3 बजे पहुँच जाएंगे। चुनाव के महज 8 महीने रह गए हैं, ऐसे में मंत्री बनने के बाद आप क्या प्राथमिकताएं अपनी सेट करेंगे? राजनीति ज़्यादा करेंगे, फिर काम करने का समय कहाँ रहेगा? अपनी विधानसभा को देखना और प्लस पार्टी का जहाँ निर्देश होगा, जिन जिलों में जाने को होगा। हम बहुत मेहनती कार्यकर्ता हैं। हम सुबह 6, 6:30 बजे से अपने क्षेत्र की जनता से मिलना शुरू करते हैं। और ये देखिए, शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। भूपेंद्र चौधरी इस वक्त शपथ लेने के लिए पहुंच चुके हैं। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुरादाबाद से आने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली है।
जयशंकर जी, भूपेंद्र चौधरी की दावेदारी को कैसे आप देखते हैं और उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या मैसेज देने की कोशिश की गई? सरकार और संगठन का लंबा अनुभव। मतलब प्रदेश के अध्यक्ष थे और माफ कीजिएगा, रोकना पड़ रहा है आपको। मनोज पांडे आ गए। के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अछूट रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सीएम योगी के नए मंत्री मनोज पांडे ने भी शपथ ले ली है। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक रहे और अब योगी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया है। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक है। समाजवादी पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे। जयशंकर जी, मनोज पांडे एक अहम चेहरा, पहली बार योगी मंत्रिमंडल में जगह। नहीं, ये सरकार बताना चाहती है कि हम दल बदलुओं का भी ख्याल रखते हैं। तो इसलिए मनोज पांडे जी, चूंकि मैंने कहा ना शुरू में ही कि चूंकि ब्राह्मण समाज में थोड़ी सी योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ एक नाराजगी का भाव था, तो उसको ढकने के लिए या उसको एडजस्ट करने के लिए हो सकता है कि मनोज पांडे को दिया होगा। दूसरा ये भी दल बदलुओं के मैसेज दिया होगा कि भाई आप घबराइए नहीं, अभी और भी एवेन्यूज आएंगे। क्योंकि पहली किस्त तो इन लोगों को मिल चुकी थी उसी समय जब राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने डिफेक्ट किया था, लेकिन अब उसके बाद फिर ये पॉलिटिकल किस्त भी जरूरी थी क्योंकि उनको चुनाव लड़ना होगा वहाँ पे जाकर के। और चूंकि लोकसभा के चुनाव में रायबरेली का नतीजा थोड़ा उलट गया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो इसलिए भी उनको थोड़ा महत्व देने की कोशिश की गई होगी। बिल्कुल। और देखिए, अजीत सिंह पाल इस वक्त शपथ ले रहे हैं और इनका प्रमोशन हुआ है। अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतोषित या प्रकट नहीं करूंगा। विपिन चौबे, अजीत सिंह पाल ने शपथ ले ली है, मुख्य ओबीसी चेहरे के तौर पर भी उनकी पहचान। विपिन, जब बिल्कुल देखिए, पूजा पाल योगी आदित्यनाथ की पहली पसंद थी। पाल बिरादरी और गडेरिया बिरादरी को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन उनकी नहीं चली और उसके बाद मौजूदा सरकार में अजीत सिंह पाल पहले से इस बिरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको प्रमोशन दिया गया है और इसके जरिए उनकी बिरादरी को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। नीचे से लेकर ऊपर तक का सफर तय किया है। सेंट्रल लीडरशिप के नजर में थे। पाल बिरादरी गडेरिया बिरादरी को अकेले रिप्रेजेंट करते हैं, प्रमोशन देकर उनकी बिरादरी को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश। इसके अलावा जो दो और मंत्रियों ने शपथ ली है, भूपेंद्र चौधरी को देखिए, मुरादाबाद के जिला मंत्री से अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़ा, हार गए। धीरे धीरे फिर मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष बने और एक वक्त ऐसा आया जब वो पार्टी के अध्यक्ष बने। इन बिटवीन 2 बार उनका एमएलसी बनाया जा चुका है। सरकार में 2 बार मंत्री, 1 बार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पंचायती राज डिपार्टमेंट और उसके बाद अगली सरकार में जब सरकार रिपीट करती है तो कैबिनेट मंत्री पंचायती राज उनको बनाया गया। लेकिन संगठन में आना था, इस्तीफा लिया गया, संगठन की जिम्मेदारी दी गई, बखूबी निभाया और उसके बाद वापस अब सरकार में आ रहे हैं। मनोज पांडे नगर महापालिका से अपने करियर की शुरुआत शपथ ले रहे हैं, जिनका प्रमोशन किया गया, यानी प्रमोशन पाने वाले दूसरे मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर। जी, माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री नियुक्त किया है। श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री कैलाश सिंह राजपूत, श्री सुरेंद्र दिलेर, श्री हंसराज विश्वकर्मा। माननीय श्रीमती कृष्णा पासवान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं
मैं कृष्णा पासवान। तो देखिए, भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, उन्होंने शपथ ली और उसके बाद उन राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई जिनका प्रमोशन हुआ है। 2 ऐसे राज्य मंत्री हैं जिन्हें प्रमोट करके स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। और अब कृष्णा पासवान, अब जो राज्य मंत्री हैं वो अब शपथ ले रही हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर इनकी पहचान रही। 2 बार जिला पंचायत सदस्य रही हैं। विज्ञान जी, कुल मिलाकर मैसेज क्या है? कुल मिलाकर आपका मैसेज क्या है मंत्रिमंडल विस्तार का? हाँ, मैसेज तो वही मैंने कहा ना कि जो आपके जर्नलिस्ट कह रहे हैं वो बात मुझे बिल्कुल लाजमी नजर आती है कि जितना आप जब ऐसे स्टेज पर आकर 9 महीने बाद आपको चुनाव में जाना है, हाँ, तो तब जब आप कोई मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हैं, उसका विस्तार करते हैं, उसमें चेहरे लाते हैं, कुछ को प्रमोट करते हैं, तो बहुत सोच समझकर, हर इलाके को जानकर, हर अपने समीकरण को जानकर, कड़वी सच्चाई है लेकिन जाति को जानकर, उसके हिसाब से आप कोलाज बनाते हैं, उसके हिसाब से आप अपना राजनीतिक गुलदस्ता बनाते हैं कि जो जनता को ऑफर किया जा सके। साथ में आपका दूसरा भी एक बड़ा मकसद होता है कि पहले के लोगों की अगर कोई नकारात्मकता हो तो प्रयास ये होता है, वो कितनी पूरी होती है नहीं होती वो एक अलग विषय है, प्रयास होता है कि नए लोगों को लाकर पहले के लोगों के जरिए बनी कोई नकारात्मकता हो तो उसको कम किया जा सके। तो यही 2 मैसेज किसी भी पॉलिटिक्स के पड़ाव पर जब इस तरह का एक्सपेंशन या फेरबदल होता है मंत्रिमंडल में तो हमेशा से नजर आता है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके जो तमाम राज्य मंत्री हैं वो शपथ ले रहे हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा कैलाश सिंह राजपूत भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो शपथ ग्रहण का सिलसिला जारी है। हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, समाजवादी पार्टी ने ये जो पीडीए का फॉर्मूला इजाद किया है जिसको लेकर सबसे ज्यादा उनकी तरफ से बयानबाजियां होती हैं, उसकी काट के तौर पर कैसे देखा जा रहा है इस मंत्रिमंडल विस्तार को? बताइए जल्दी से। देखिए, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण अगर देखें तो जातीय समीकरण जो इस 8 की संख्या में रखा गया है उसको देखें और उसके अलावा अभी कैलाश सिंह राजपूत शपथ ले रहे हैं। कन्नौज से आते हैं और कन्नौज अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है, वहाँ से वो सांसद बन के आते हैं। तो वहाँ से एक ओबीसी समुदाय के जो विधायक होते थे उनको और जमीनी नेता को मंत्री पद पर लेकर आना, मतलब इसमें भी एक मैसेज है। आप देख सकते हैं कि समाजवादियों के गढ़ से एक ओबीसी नेता को चुना गया है जो कि नॉन यादव है, तो इससे भी एक संदेश देने की कोशिश है। और लोध समाज से ये आते हैं, तो हर चुनाव जो किया गया है उसमें मंत्रणा काफी की गई है, चर्चाओं का दौर चला। और आपको मैं बता दूं कि जनवरी से ही इस बात की जो है वो कयास और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मंत्रिमंडल विस्तार में किस तरह के चेहरे होंगे, कौन कौन एकोमोडेट किया जाएगा। और उन चर्चाओं के बाद अब जाके यानी कि मई में ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। तो पूरी तरीके से चुनावी मोड पर ये कैबिनेट विस्तार जो है उसको ध्यान में रखते हुए, चुनावी मोड को ध्यान में रखते हुए ये कैबिनेट विस्तार कहा गया है, इस तरीके से कह सकते हैं। और पीडीए की काट बिल्कुल मिशन 2027 के मद्देनजर तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। विपिन चौबे एक बार फिर हाथ उठा रहे थे। विपिन, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो अखिलेश यादव वाला आपने सवाल पूछा था उसको बहुत आसानी से समझने की जरूरत है। 2024 से सरकार में 6 मंत्रियों के पद खाली हैं। लगातार दोनों इंजन के टकराने की बात अखिलेश यादव करते हैं। पीडीए का फॉर्मूला जो था वो अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में लागू किया। और उसका फायदा यह हुआ कि 5 सांसद से वो 37 सांसद पहुंच गए और 73 से 65 और 65 से लगभग 33 सांसद पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि पिछड़ा, दलित और आधी आबादी और जो पिछड़ा वोट है उसको कंसोलिडेट रखने के लिए, उसको अपने पाले में रखने के लिए इस तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे। मैसेजिंग बहुत जरूरत है। अब अखिलेश यादव ने क्या किया है? पाल बिरादरी से अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। महिला मोर्चा के अध्यक्ष को राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश
राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के समग्र निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। वाराणसी से एमएलसी और बीजेपी जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, जिन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। विश्वकर्मा समाज पूर्वांचल की अहम अति पिछड़ी बिरादरी से इनका ताल्लुक। हंसराज विश्वकर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में भी गिना जाता है। तो ये तस्वीरें आपके सामने। जयशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयशंकर जी, एक तरफ तो बीजेपी हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश में 2027 में, और दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनावों में जो परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी की रही, उससे अखिलेश यादव के भी हौसले बुलंद। तो 2027 का जो चुनाव होगा उसमें किस तरह का मुकाबला आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मुकाबला तो टफ ही होगा, लेकिन वही है कि इसमें एसआईआर की भूमिका क्या होगी ये ज़्यादा निर्णायक होगा, साबित होगा। क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मतों को निकाल बाहर किया गया, मतदाता सूचियों से 90 लाख लोग बाहर हो गए, उसमें 27 लाख तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास रहते हुए भी उनके नाम नहीं, वोट नहीं दे पाए वो लोग। उसमें से 1500 करीब दे पाए। हाँ, तो उस 1500 करीब तो मिल गए थे, उनको मिल गया, चांस मिल गया, लेकिन 27 लाख लोगों को नहीं मिला। तो उसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश में भी अल्पसंख्यक मतों को बाहर किया गया हो, या और जो असुविधाजनक मतदाता हो सकते हैं, जातियों के लोग हो सकते हैं, तो वो भी मुनस्सर करेगा। मैं और डिलिमिटेशन एक बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे असम में हुआ है, मैं आपको बताऊं, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में ही हुई थी और वो पिछले उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में हुई थी। एक आपको क्षेत्र बता रहा हूँ, मुरादाबाद शहर है। मुरादाबाद शहर से मुसलमानों के बहुत सारे वोट मुरादाबाद रूरल में ट्रांसफर कर दिए गए। नतीजा हुआ कि मुरादाबाद रूरल में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार और ज़्यादा मतों से जीता, लेकिन मुरादाबाद की जो समाजवादी पार्टी की सीट थी वो निकल गई, बीजेपी के पास चली।